धन्यवाद आप सभी का। जैसे कोई बाग बिना बागवा के अर्थहीन होता है, जैसे कोई शरीर बिना आत्मा के प्राणहीन होता है, वैसे ही एक उत्सव गुणीजनों, समाज के वरिष्ठ जनों एवं महान व्यक्तित्वों के बिना निष्प्राण हो जाता है। आज मंच पर ऐसे ही विराट व्यक्तित्व उपस्थित हैं जिन्होंने अपनी अभिनव सोच और कुशल नेतृत्व एवं रचनात्मक पहल से इस प्रदेश को ऋणी कर दिया है। यह क्रम है ऐसे ही विजनरीज के स्वागत का। मैं अनुरोध करूंगी श्री राघवेंद्र सिंह जी से, प्रमुख सचिव औद्योगिकी एवं निवेश एवं प्रोत्साहन विभाग, कि वे स्वागत करें हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी का। मैं अनुरोध करूंगी इसी क्रम में कि स्वागत करें श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का, श्री वीडी शर्मा जी का, श्री इंदल सिंह कंसाना जी का, श्री राव उदय प्रताप सिंह जी का, श्री गोविंद सिंह राजपूत जी का, श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगी प्रबंध संचालक एमपीआईडीसी श्री चंद्रमौली शुक्ला जी से कि वे शेष मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। मैं क्रम में अनुरोध करूंगी श्री चंद्रमौली शुक्ला जी से, प्रबंध संचालक एमपीआईडीसी, शेष मंचासीन अतिथियों के स्वागत हेतु। आप सभी से अनुरोध है कि आपने इस क्षण की प्रतीक्षा की है। कृपया करतल ध्वनियों से मंचासीन अतिथियों तक अपनी ऊर्जा संप्रेषित करें। करतल ध्वनियों से स्वागत करें मंचासीन अतिथियों का। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। श्री राघवेंद्र सिंह जी, प्रमुख सचिव, मंचासीन अतिथियों का स्वागत करते हुए श्री चंद्रमौली शुक्ला जी, प्रबंध संचालक एमपीआईडीसी, मंचासीन अतिथियों का स्वागत करते हुए इस क्रम में अब मैं अनुरोध करूंगी श्री अनुपम राजन जी से, अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, कि वे मंचासीन विभूतियों का शाब्दिक अभिनंदन करें आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन सभी सम्माननीय मंत्रीगण, मंचासीन अन्य सभी सम्माननीय अतिथि, के आने का जो फायदा मुझे लगता है, जिस बात के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है, कि जो हमारी नई पीढ़ी है, बीच का एक दौर था जिसमें खेती में जाने वाले लोगों की कमी थी। ये 2011 का आंकड़ा है, लेकिन 2021 का आंकड़ा ऐसा नहीं है। कृषि क्षेत्र में लोगों की भागीदारी बढ़ी है, साथ में सर्विस सेक्टर और उद्योग के सेक्टर में कमी आई है। अगर हम इस आंकड़े को देखते हैं तो हमें समन्वय तो बिठाना ही पड़ेगा, और इसलिए आंकड़ों पर हम जाएंगे तो हमें नए सिरे से विचार करना पड़ेगा। मैं इस प्रदेश का श्रम मंत्री हूं, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रम मंत्रालय का काम भी दिया है। मैं विश्वास के साथ आपको ये आश्वस्त करता हूं कि कभी भी श्रम क्षेत्र के जो फैसले हैं जो भारत सरकार ने किए हैं, कि 4 वॉल्यूमों के अलावा कोई 5वां कोई ऐसा वो कानून नहीं है जो किसी उद्योगपति को उसका सामना करना पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी हम जब भी कोई कदम उठाएंगे तो उद्योगपतियों से और मजदूर संगठनों को साथ में बिठाकर ही उठाएंगे। ये मध्य प्रदेश सरकार की नीति है, इसलिए इस मामले में भी हमको निश्चित रहना चाहिए। और इस मामले में मुख्यमंत्री जी ने सदैव ये बात कही है, चाहे एक्सीडेंटल मामले हों, चाहे उद्योग के बेस और रिवीजन के मामले हों, इन तमाम मामलों में भी एक पारदर्शी व्यवस्था इस राज्य के भीतर है। और इसलिए मैं तमाम मित्रों से आग्रह करता हूं कि विकास होगा तो वो ग्रामीण क्षेत्र में होगा, जमीन मिलेगी तो वो ग्रामीण क्षेत्र में मिलेगी। ग्रामीण विकास और श्रम, ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम खड़े होकर यहाँ के विकास की कल्पना भी कर सकते हैं और राज्य को अपनी ऊंचाइयाँ भी दे सकते हैं। पिछला वर्ष, पूरा वर्ष
इंडस्ट्री के लिए समर्पित था। और मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा कि कई बार कॉन्क्लेव्स होते थे, लेकिन उसके परिणाम पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगते थे। लेकिन मैं देखता हूं कि जिसका कॉन्क्लेव में हमने भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी ने किया, उसका लोकार्पण भी 1 साल में हो सकता है। ये अवसर मध्य प्रदेश की धरती पर है और उसके बारे में मुख्यमंत्री जी अपना आंकड़ा भी बताएंगे, सफलताएं भी आपको बताएंगे। हम पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़ने के लिए तत्पर हों, यही निवेदन करता हूं। और मैं फिर से नरसिंहपुर की धरती पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप यहाँ निवेश करिए। सुरक्षा और शांति की गारंटी है, आगे विकास की गारंटी है। हम तमाम लोग एक दूसरे की मदद करके हम सब मिलकर आगे बढ़ें, इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नरसिंहपुर जिला कृषि और खाद्य प्रसंस्करण की बहुपर्तीय संभावनाओं से भरपूर है। परंपरागत फसलों के साथ आधुनिक तकनीकों और प्रोसेसिंग इकाइयों का समावेश इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर और समृद्ध बना रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी तथा सम्मानित मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वे रिमोट द्वारा नरसिंहपुर में स्थापित इन इकाइयों का लोकार्पण और भूमि पूजन करें। मैं आप सभी को बता दूं कि इस कृषि उद्योग समागम नरसिंहपुर 2025 में कुल 14 से अधिक इकाइयों का माननीय मुख्यमंत्री और मंचासीन अतिथियों जिसमें 474.46 करोड़ रुपए का प्रस्तावित निवेश, साथ ही 600 से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त होने जा रहा है। बहुत बहुत आभार मंचासीन अतिथियों का। और अब हम बात करेंगे, जब यह महत्वपूर्ण क्षण साक्षी बनने जा रहा है मध्य प्रदेश शासन MPIDC नरसिंहपुर में उद्योगों की स्थापना की यूनिट्स का, हम LOI को न केवल एक दस्तावेज बल्कि राज्य के विकास और औद्योगिक विश्वास का प्रतीक मानते हैं। हम इस ऐतिहासिक साझेदारी के लिए नरसिंहपुर के उद्योगपतियों का आभार प्रकट करते हैं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करते हैं, जिनकी दूरदर्शिता से ग्लोबल समिट के उपरांत रीजनल समिट और अब फिर ये सेक्टर समिट्स के आयोजनों से लाखों युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुल रहे हैं। मैं मंच पर उपस्थित सम्मानित अतिथियों के साथ मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे आज के इस अद्भुत समागम में लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान करें अपने कर कमलों से। इस क्रम में सर्वप्रथम आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ मंच पर आमंत्रित हैं श्री गगन राय जी, मुद्रा CFO, ग्रेनटेक फूड्स एंड बेवरेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं सेक्टर 7 फूड्स प्राइवेट लिमिटेड मोहासा बावई, जिला नर्मदापुरम। इनका 1150 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। साथ ही 600 से 30 अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने जा रहे हैं। आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ श्री गगन राय जी। इसी क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं आशय पत्र आवंटन हेतु श्री सृजल जैन जी को, संचालक बड़े बाबा मेटलिक प्राइवेट लिमिटेड ग्राम बिटली, जिला सिवनी। आप 340.80 करोड़ रुपए निवेश प्रस्तावित कर रहे हैं। साथ ही 450 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का ये यूनिट है। आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ मंच पर श्री सृजल जैन जी। इसी क्रम में अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं श्री मयूर जैन जी को, संचालक श्री गुरुदेव राइस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, सालेठेका, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट। आप 310.08 करोड़ रुपए से भी अधिक का निवेश प्रस्तावित कर रहे हैं। साथ ही 800 से अधिक युवाओं को रोजगार आपकी इस यूनिट से प्राप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आशय पत्र प्राप्त करते हुए श्री मयूर जैन जी, संचालक श्री गुरुदेव राइस प्राइवेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसी क्रम में अब आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ मंच पर आमंत्रित हैं श्री संदीप श्रीवास्तव जी, संचालक विसाख बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम खापा, तहसील वारा सिवनी, जिला बालाघाट। आप 210 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, साथ ही 250 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने जा रहे हैं अपनी इस यूनिट से। करतल ध्वनियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आशय पत्र प्राप्त करते हुए
श्री संदीप श्रीवास्तव जी। इसी क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री संजय जैन जी को, संचालक जबलपुर बायोफ्यूल्स बंदरकोला जिला जबलपुर। आप 200 से अधिक करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित कर रहे हैं, साथ ही 150 से अधिक युवाओं को रोजगार इस यूनिट से प्राप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आशय पत्र प्राप्त करते हुए माननीय श्री संजय जैन जी, संचालक जबलपुर बायोफ्यूल्स बंदरकोला जिला जबलपुर। और इसी क्रम में अब मंच पर आमंत्रित हैं श्री रजत सैनी जी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर गोविंद मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बड़ियाखेड़ी जिला सीहोर। आप 150 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्तावित कर रहे हैं, साथ ही 250 से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा आपकी इस यूनिट से। बहुत बहुत बधाई आपको श्री रजत सैनी जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आशय पत्र प्राप्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो बीज बोया है, जल्द ही रोजगार रूपी फलदार वट वृक्ष बने और शीघ्र ही उनके द्वारा लोकार्पित इन इकाइयों से नरसिंहपुर के इस क्षेत्र में संस्कृति और कृषि उद्योग का समागम पुनः स्थापित हो। आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत बधाई आपको। और अब वो क्षण जिसके लिए आप प्रतीक्षारत थे, जिन्हें सुनने के लिए आप सदैव उत्साहित रहते हैं, जिनका होना ही आपको आश्वासन से भर देता है कि वो मां नर्मदा की गोद में बसे नरसिंहपुर में उपस्थित हैं, तो अवश्य ही आपके लिए अवसर और सुविधाओं दोनों के द्वार खोलेंगे। मैं आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ आमंत्रित कर रही हूँ हम सभी के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी को उद्बोधन हेतु करतल ध्वनियों से स्वागत है। जिस धैर्य के साथ आपने उनकी प्रतीक्षा की है, उसी ऊर्जा के साथ उनका अभिनंदन करें करतल ध्वनियों से आप सभी के सम्मुख। तो नरसिंहपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज कृषि उद्योग समागम इन्वेस्टर्स मीट 2025 का आयोजन किया गया है। इसका शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। आपको बता दें, कृषि क्षेत्र में जिस गति से काम हो रहा है उसको लेकर इस इन्वेस्टर्स मीट में चर्चा भी हुई। 3 दिवसीय कृषि उद्योग समागम का शुभारंभ आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। द्वार खोलेंगे। मैं आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ आमंत्रित कर रही हूँ हम सभी के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी को उद्बोधन हेतु करतल ध्वनियों से स्वागत है। जिस धैर्य के साथ आपने उनकी प्रतीक्षा की है, उसी ऊर्जा के साथ उनका अभिनंदन करें करतल ध्वनियों से आप सभी के सम्मुख।
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में ये 3 दिवसीय कृषि उद्योग समागम मेले का आज शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत कई मंत्रियों की मौजूदगी में इस इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ आज हुआ है। आपको बता दें, देश भर से करीब 250 निवेशक, आसपास के जिलों के किसान इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 115 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से 36 निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया है। इसके साथ आपको बता दें, बड़ी संख्या में किसान इस इन्वेस्टर मीट में शामिल हुए हैं। समागम में किसानों और हितग्राहियों को लाने के लिए 325 बसें अधिग्रहित की गई थी, जिससे बड़ी संख्या में किसान इस इन्वेस्टर मीट में पहुंचे हैं। कई विभागों के अमलों के हितग्राहियों को भी जिम्मेदारी इसकी सौंपी गई थी। वाली मानव संग्रहालय का वो अपने आप का अतीत का गौरवशाली पक्ष मानव तो 65 देश से ज्यादा के लोग और पूरे देश के लोग उपस्थित थे अपनी जीआईएस में। भोपाल वाली मानव संग्रहालय का वो अपने आप का अतीत का गौरवशाली पक्ष मानव संग्रहालय में तो ये शब्द ही समझ नहीं पाता हूं। मानव संग्रहालय नहीं हो सकता है। संग्रहालय तो निर्जीव वस्तुओं का होता है, सजीव का संग्रहालय कैसे हो सकता है? मानव की तो अपनी विकास की एक प्रक्रिया है। प्राणी संग्रहालय हो सकते हैं बायोडायवर्सिटी के माध्यम से। कभी डायनासोर थे, अब नहीं है। कभी रेप्टाइल कोई और प्रकार के थे, अब नहीं है, वो मान सकते हैं। लेकिन मानव संग्रहालय ये उसी प्रकार का संशोधन का समय आएगा जैसे शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन मंत्रालय बता दिया गया था। अब शिक्षा और संसाधन तो भौतिक वस्तु है, उसको शिक्षा मंत्री से नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन हमारा इस पूरी मेरी बात रखने के पीछे का सार अगर कहीं है तो यहीं आके टिकता है कि भारतीय जड़ों से जुड़ कर के भारत ने जब भी प्रगति की है तो प्रगति में हमारे किसान, हमारे उद्यमी और हमारे उपभोक्ता ये कहीं बाहर नहीं जाते हैं। ये सब यहीं मिलजुल करके सह अस्तित्व की भावना से हजारों साल से सिस्टम चलता है। इसलिए इसी को स्वावलंबन नाम भी दिया गया। और आज के इस दौर में जब बॉर्डर पर हमने अभी अपने प्रधानमंत्री को और भारतीय सेना को देखा, जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और बॉर्डर पर गरजते तमाम प्रकार के हथियारों का, धन की, दौलत की, शोहरत की और अच्छे काम के मोहरत की कभी भारत में और मध्य प्रदेश में कमी नहीं रही। लेकिन रही कमी तो हमारी अपनी व्यवस्थाओं के संचालन के साथ उस पे अपने आप में हमारे नियंत्रण की, खास करके देश के दुश्मनों से निपटने की। मैं लाइन से बता सकता हूं, ज्यादा पुराना नहीं। पानीपत का पहला युद्ध जब बाबर के साथ होता है तो हमारा हेमचंद्र हेमू विक्रमादित्य केवल 1.5 लाख की सेना उनके साथ है, लेकिन हारते कैसे हैं? तोप और बंदूक का प्रयोग। पहली बार होता तो 1000 हाथी तोप के धमाके से, गोले से तो मरे ही नहीं, धमाके से भाग रहे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का अभाव था। अपने लोग जान देने को तैयार थे, लेकिन जान देने से काम नहीं चलता। टेक्नोलॉजी में क्या होता है? दूसरा पानीपत का युद्ध फिर होता है अकबर के सामने, इब्राहिम लोदी के साथ बड़ी सेना लेकर के, लेकिन उसमें भी वही नाटक होता। और तीसरी बार की स्थिति भी यही बनती। लेकिन ये बदलते दौर का समय है। अभी हमने मैंने एक पानीपत, दूसरा पानीपत और तीसरा पानीपत बताया। और पानीपत का रिकॉर्ड है कि तीनों रिकॉर्ड में भारत के लोगों को बड़ी संख्या थी, बड़े पैमाने पे अपने व्यवस्था के आधार पे लोग मौजूद थे।
लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि धन की कमी भारत में कभी नहीं रही, इसलिए इसको तो सदैव सोने की चिड़िया कहा जाता है। लेकिन चिड़िया का तो चाय जो शिकार कर लेता है, आजकल लायन का जमाना है और हमारे बीच लायन है नरेंद्र मोदी जी। जोरदार अभिनंदन करो अपने गुजरात के गिर शेर। अभी तो संख्या भी बढ़ रही है, हमने देखा सुना है। इसलिए आज बदलते समय में, टेक्नोलॉजी के युग में हमने देखा हमारे आसमान पे ऐसा लग रहा था टीवी खोलो तो दिवाली के फटाके फूट रहे हो ऊपर। पाकिस्तान के तरफ से कौन कौन सी मिसाइल, अब मैं बोल तो नहीं सकता हूं लेकिन आप भी समझ रहे हो, पाकिस्तान तो मोहरा था, हथियार कहां से आए थे मालूम पड़ा। किसका बाजार बिगड़ गया बताने की जरूरत नहीं है, जिनके अपने बाजार बिगड़ गए उनकी हालत बिगड़ गई। लेकिन आज जब मैं आपसे बात करने आया हूं तो हमारी सरकार ने बदलते दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बात सही है कि हमारे लिए मेड इन इंडिया का समय है। और मेड इन इंडिया की जब बात कर रहे हैं तो सभी क्षेत्रों में समान रूप से हथियार की बात होगी तो हथियार की होगी। मैं मान के चलता हूं कोई बड़ी बात थोड़ी है। आप में से भी कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो अपनी अच्छी मिसाइल बनाने की फैक्ट्री डालेगा, आप में से भी कोई हो सकता है जो अच्छी गन की फैक्ट्री डाल सकता है। लेकिन आज तो किसानों की बात है और किसानों के लिए नरसिंहपुर नहीं, हमारे पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे 4 मेले लग रहे हैं जिसके आधार पर हमारे सभी निवेशकों को आगे बढ़ाते हुए, और केवल निवेशक नहीं, आप सबके माध्यम से तो हमने कल्पना की है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत जबरदस्त है। कभी अंदाज लगा लो कि 2002-03 तक 7 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती थी हमारे यहाँ पर, और 1956 में बना मध्य प्रदेश। 2002-03 तक एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इसकी कितनी थी? 0.007। अब आप बताओ, जिसकी 1% नहीं थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज हम 12% से भी तेज गति से जा रहे हैं। यह मध्य प्रदेश से बदलते दौर का केवल इच्छा शक्ति के बलबूते पर। और उसी प्रकार से जब हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है तो आपके माध्यम से भी हमने कहा कि हमारे किसानों की जिंदगी बढ़िया करने के लिए माइनिंग का बहुत अच्छा काम होगा, रेडीमेड्स का बहुत अच्छा काम है बाकी जगह, लेकिन हमारी खेती आधारित उद्योग अब कितना अच्छा लगता है। एथेनॉल बनाने के लिए गन्ना भी याद आता है और राइस भी याद आता है। और हमारी कई सारी ऐसी फसल जो पानी लग गया, कई कारण से खराब हो गई, चाहे गेहूं हो या कोई और फसल हो, एथेनॉल के माध्यम से हम अपनी उस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, व्यापार का उपयोग करते हैं। बदलते दौर में आज जब मैं आपसे यहाँ इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं तो मैं आंकड़े देख रहा था। जीआईएस के माध्यम से जैसे हमने 30 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश प्राप्त किया था और इसमें 23 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार की बात थी। और आज केवल मई के अभी आज 26 मई है और हमारा फरवरी में इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था। लेकिन अभी मैं केवल 5 नाम बताऊंगा। हमने एक के बाद एक जितने भी वहां आशय पत्र दिए थे और जिसके आधार पर हमने कहा था कमिटमेंट हमारा है, तो आज राज्य में 1744 एकड़ जमीन अर्थात 1744, जोरदार अभिनंदन करो, 46 औद्योगिक इकाइयों को ये लैंड आवंटन हमने कर दिया। केवल कार्यक्रम करने के लिए कार्यक्रम नहीं कर रहे, उसमें ठोस रिजल्ट आना चाहिए। उसी प्रकार से जिसमें 24,500 करोड़ का निवेश और 35,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं कुछ नाम बताना चाहूंगा। जीआईएस के बाद मैसर्स पतंजलि ग्रुप रीवा, बाबा रामदेव की अपनी कंपनी, जोरदार अभिनंदन करो। आजकल हमारे लिए बाबा रामदेव का भी नया रूप मेड इन इंडिया के लिए हमारे लिए लगभग 433 एकड़ जमीन उनको रीवा में दी है। मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट सीधी के लिए 264 एकड़ जमीन उनको भी आवंटित कर दी है। आप ताली वाली बजाते रहो तो मैं बताता रहूंगा। अब हमारे यहाँ रेल पूरी रेक, मेट्रो का, वंदे भारत का, रेल के सभी कोच बनाने की फैक्ट्री अब भोपाल में लग रही है और इतनी तेजी गति से लग रही है कि लगभग हमने उनको जमीन भी आवंटित कर दी
2000 करोड़ की लागत से अपने यहाँ ही रायसेन के मतलब भोपाल में ही बड़ी एक फैक्ट्री लग रही है। जोरदार अभिनंदन करें जिनके लिए 168 एकड़ जमीन हमको दी है। मेसर्स गौतम सालार मालनपुर में 55 एकड़, मेसर्स ग्लेस्को स्मिथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड पीतमपुर, इनको भी 40 एकड़ जमीन। और जब मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ तो आज यहाँ भूमि पूजन लोकार्पण पे एक फ्लैट एक ही स्लेट चली थी, एक ही स्लाइड चली है, लेकिन अलग अलग आंकड़ा दूंगा तो यहाँ नरसिंहपुर के अंदर जब लोकार्पण की बात कर रहे हैं तो 14 इकाई के माध्यम से और लगभग 153.38 करोड़ के 104 लोगों को 1004 लोगों को रोजगार मिलेगा। लोकार्पण हुए, जोरदार अभिनंदन करें अपने प्रदेश के लिए यहाँ पर। और भूमि पूजन 16 इकाइयों का हुआ जिसमें 474.46 मतलब 450 ही हो गया, समझो। 46 का क्या अर्थ है, तो मैं मान के चलता हूं 550 करोड़ के भूमि पूजन 16 इकाइयों के, इसमें भी कई सौ लोगों को रोजगार मिलेगा। और आशय पत्र के आधार पर 15 आशय पत्र दिए हैं जिसमें 2381.96 करोड़, इसका मतलब ये तो फिर ये भी 82 हो गया ना, 2382 करोड़ के, इसमें भी लगभग 2651 लोगों को रोजगार मिलेगा। अर्थात यहां कुल मिलाकर के जोड़ के बताऊं तो 4376 करोड़ के हमारे निवेश का व्यापार हुआ। जोरदार अभिनंदन करें अपने नरसिंहपुर जैसी जगह पर 4376.30 और रोजगार मिलेगा 6164, कुल 53 इकाइयों का। यह अपने आप में बड़ी बात है। और इसी के साथ साथ जब मैं कुछ और बात कर रहा हूं पर मुझे मालूम है कि हमारे बीच गन्ना बीच में खड़ा है और मीठा मीठा लग रहा है, तो गन्ने का भी टेस्ट आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? किस किस को आएगा ताली बजा के बताओ जिनने। तो गन्ने के लिए भी, क्योंकि यहाँ गन्ने को कोई परेशानी नहीं है, गन्ने का मुझे आपने आंकड़ा बताया था, गन्ने के लिए और मक्का के लिए एक जैसी बात नहीं कर सकते। आपको ध्यान में है कि नहीं है? गेंडे का एक सींग वाला गेंडा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन हर गेंडा एक सींग वाला नहीं होता, 2 सींग वाले भी रहते हैं। तो गन्ना पूरे साल की एक फसल है, लेकिन मक्का एक फसल नहीं है भाई साहब, मक्का 2 फसल है, एक खरीफ की एक रबी की। अभी आप कौन सी फसल बता रहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपका अभिनंदन कर देता हूं। कोई बात नहीं, आपने अपनी बात पहुंचाई है। अब व्यापारी वो जो अपनी मार्केटिंग अच्छी करे, बाकी तुम सुनो तो सुनो, नहीं तो मत सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। हम तो हमारी बात कर रहे हैं। वकालत में वकील खड़ा है तो भले ही वो आदमी जैसा भी है, जो भी है, वकील तो उसके पक्ष की बात करेगा। अब जज जाने जज का काम, अपन को क्या करना उससे। हमारा तो आदमी भले 4 मर्डर करके आ जाए और वकील से कह दो तो बोले इससे ज्यादा निर्दोष तो कोई हो ही नहीं सकता, ये तो था ही नहीं। अब आदमी सोचे कि वो अपने आप मर गया क्या भाई, जिसके लिए बात आ रही है। कई बार अटपटा भी लगता है किसी का ऐसे मर्डर में जब नाम आता है और निर्दोष बरी कर दिए जाते हैं। पर वो चलो अभी कानून व्यवस्था की बात है, कहां चक्कर में पड़े, अपने काम की बात कर। अरे मेरे को मालूम है तुम्हारे पेपर भी है, तो मेरे पास भी रेपर है, मैं दूसरा पलट के देख लूंगा। मैं आज आपके गन्ना उद्योग के लिए, हमारे लिए स्प्रिंकलर की आपने बात कही है और इसका लक्ष्य बढ़ाने की बात कही। मैं यहीं से घोषणा करता हूं कि गन्ना उत्पादकों को स्प्रिंकलर के लक्ष्य बढ़ा करके कम पानी के लिए प्रेरित करेगी हमारी सरकार। ताली बजे तो ढंग से बजे भाई, हम पता ही नहीं चल रहे। इसी प्रकार से गन्ना खेती में जो मशीनें लगती है उन सभी को भी लक्ष्य से बढ़ाकर दिलाने की बात कर रहा हूं। हमने तो ये प्रदर्शनी इसीलिए लगाई कि ये सारी प्रकार की प्रदर्शनी खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए, हमारे आज महामहिम माननीय उपराष्ट्रपति जी ने जो शुभारंभ किया है, माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने जो आशीर्वाद दिया है, हमने सबने मिलकर के संकल्प लिया है कि ये हमारा लगातार एक के बाद एक 4 अलग अलग क्षेत्रों में इसी प्रकार की प्रदर्शनी लगाते हुए खेती किसानी में हमारे सभी किसानों की आय बढ़ना चाहिए। और खेती किसानी में किसान की आय बढ़ेगी कब? जब उनको ठीक से उत्पादन की कीमत आपके माध्यम से मिलेगी। आपकी प्रसंस्करण इकाई
फूड प्रोसेसिंग इकाई में उनकी फसल आपके पास आ जाएगी। आप ठीक से उत्पादन करके निकाल के आराम से आगे बढ़ाएंगे तो न केवल आपकी आमदनी होगी बल्कि बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। आखिर यही तो क्रम है, इससे आगे क्या जा सकता है। इसलिए हमने न केवल खेती, बागवानी, फलोद्यान सभी में आगे बढ़ा रहे हैं और समान रूप से, इसलिए बजट भी डबल कर दिया और हम लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। अलग अलग विभाग जितने एक बात करते थे, हमने कहा एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आओ, एक साथ बात करोगे और पूरा समय देकर। किसी और कार्यक्रम में मैं जल्दी जल्दी करता हूं, लेकिन जैसे हमारे युवाओं को रोजगार दिलाने वाले कारखाने की बात आती है, किसानों की जिंदगी बेहतर करने की बात आती है, तो मैं दूसरे कार्यक्रम रखता ही नहीं हूं। एक ही कार्यक्रम रखता हूं जिसमें मध्य प्रदेश भी आगे बढ़े और आप सबके माध्यम से हमारा देश भी आगे बढ़े। आज हम अपने राज्यों की मूल क्षमता को, मूल योग्यता को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में, और इस बात के लिए भी मुझे अच्छा लगता है कि जब हमारे राज्य में निवेश की बात करते आए तो कोई कर्नाटक से आए, कोई केरल से आए, कोई राजस्थान से आए, कोई छत्तीसगढ़ से आए, अरे जहां से भी आ रहा है हमारे यहाँ निवेश तो कर ही रहे हैं। निवेशकों का स्वागत होना ही चाहिए। इसलिए आपकी कठिनाई को दूर करने के लिए भी हमारी सरकार एक के बाद एक काम कर रही है। उद्योगपति का कोई उद्योगपति होना यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आदमी के पास अगर धन है, उस धन के माध्यम से वो अपने उद्यमशीलता के बलबूते पर कई लोगों को रोजगार दे करके, कई लोगों के घर में खाने के लिए, उनके अपने जीवन बदलने के लिए ये उपक्रम करता है। ऐसे में उसकी मदद करना ये वास्तव में मानवीय कार्य है। ये हमारे राज्य की विकास के लिए भी जरूरी है और ये समाज के लिए भी जरूरी है, संसार के लिए भी जरूरी है। अपने कहता ना, किसी ने गाना लिखा है, अपने लिए जिए तो क्या जी है, तू जी ये दिल जमाने के लिए। मेरी अपनी ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।